बरतानिया के इंतखाबात पर एक बार फिर दहशतगर्दी के साए मंडला रहे हैं। 22 मई को मैनचेस्टर में होने वाले धमाके के बाद सिक्योरिटी अहम सवाल बन गया। इस धमाके में 20 से ज़्यादा अफराद जान से गए, 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। कई दिन तक माहौल सोगवार रहा और उसके बाद कुछ दिन और गुजरे तो इंतखाबी मुहिम दोबारा शुरू की गई और लोगों के जहनों में एक बार फिर अपने बुनियादी मसाइल का सवाल सामने आया और इसी को मद्देनज़र रखते हुए तवक्को की जा रही थी कि लोग इसी बुनियाद पर वोट डालेंगे। लेकिन अब दहशतगर्दी का वाक़या एक बार फिर लंदन में हुआ है और ख़तरनाक हमला किया गया है। ना सिर्फ वैन से दहशतगर्दों ने लोगों को कुचला बल्कि चाकू के वार भी किए। तीनों दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। कई अफराद की जानें गई हैं जबकि दर्जनों अफराद इसमें ज़ख्मी हुए हैं। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैद बर्मिंघम से आपके लिए प्रोग्राम पेश कर रहा हूँ। लंदन में इस वक्त हालात क्या है, इसी बारे में आपको बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह। यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में दहशतगर्दी की वारदातें हो रही थी पिछले काफ़ी सालों से, लेकिन बरतानिया को रिलेटिवली सेफ समझा जाता था। लेकिन पिछले 3 महीनों के अंदर ये तीसरी बड़ी कोऑर्डिनेटेड वारदात हुई है लंदन के अंदर। पहले वेस्टमिंस्टर अटैक हुआ, उसके बाद मैनचेस्टर अरेना अटैक हुआ और फिर यहाँ लंदन ब्रिज के ऊपर अटैक हुआ जिसको एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी की वारदात समझा जा रहा है। और इसने जो पूरी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनको ये शदीद परेशान कर दिया है। बहुत सारे सवालात इसके हवाले से उठ रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं कि इस वक्त हम उस जगह पर खड़े हैं जहां से एक्चुअली जो वाइट वैन थी यहां से लेके 3 जो दहशतगर्द थे वो एंटर हुए। ये जो हमारे पीछे जो जगह नज़र आ रही है ये लंदन ब्रिज है, जहाँ से लंदन ब्रिज शुरू हो रहा है। यहाँ से ये वारदात शुरू हुई पूरे ब्रिज को क्रॉस करते हुए। जो ब्रिज के फ़ौरन बाद जो बारा मार्केट आती है, जो फ्रूट मार्केट है, फ़िश एंड वेजिटेबल मार्केट है, वहाँ पे जाकर उन्होंने 3 जो दहशतगर्द थे वो गाड़ी से बाहर निकले और उन्होंने जाकर वहाँ पर जो बेगुनाह लोगों को वहाँ छुरियों से उन पर हमला किया। 12 इंच वाले उनके पास खंजर मौजूद थे और वो वहाँ पर उन्होंने बाज़ मजहबी नारे भी लगाए। पुलिस के मुताबिक ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं ये सारा एरिया कॉर्डन ऑफ होया हुआ है ब्रिज के उस साइड पर भी। और जब ये तकरीबन जो 10:08 पर पहला जो अटैक हुआ और उसके बाद अगले 8 मिनट के अंदर अंदर पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया और पुलिस इस बात की तस्दीक कर रही है कि जो तीनों दहशतगर्द थे उन्होंने जाली सुसाइड वेस्ट भी पहनी हुई थी और उनको मौके पर ही हलाक कर दिया गया। मुर्तज़ा हमारे साथ रहिएगा, आपसे मज़ीद भी बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे ने एक बार फिर कोबरा मीटिंग के बाद इस दहशतगर्द हमले की मज़म्मत की और दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचाने के आज़म का इजहार करते हुए सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाने के आज़म का इजहार किया है। We cannot and must not pretend that things can continue as they are. Things need to change, and they need to change in 4 important ways. First, while the recent attacks are not connected by common networks, they are connected in one important sense. They are bound together by the single evil ideology of Islamist extremism. It is an ideology that is a perversion of Islam and a perversion of the truth. Defeating this ideology is one of the great challenges of our time. But it cannot be defeated through military intervention alone. It will only be defeated when we turn people's minds away from this violence and make them understand that our values, pluralistic British values, are superior to anything offered by the preachers and supporters of hate. Second, we cannot allow this ideology the safe space it needs to breed. Yet that is precisely what the internet and the big companies that provide internet-based services provide. We need to work with allied democratic governments to reach international agreements that regulate cyberspace to prevent the spread of extremist and terrorism planning. Third, while we need to deprive the extremists of their safe spaces online, we must not forget about the safe spaces that continue to exist in the real world. Yes, that means taking military action to destroy ISIS in Iraq and Syria. But it also means taking action here at home. While we have made significant progress in recent years, there is, to be frank, far too much tolerance of extremism in our country. So we need to become far more robust in identifying it and stamping it out. Fourth, we have a robust counter-terrorism strategy that has proved successful over many years.
But as the nature of the threat we face becomes more complex, more fragmented, more hidden, especially online, the strategy needs to keep up. So in light of what we are learning about the changing threat, we need to review Britain's counter-terrorism strategy to make sure the police and security services have all the powers they need. And if we need to increase the length of custodial sentences for terrorism-related offences, even apparently less serious offences, that is what we will do. मैनचेस्टर में 22 मई के हमले के बाद इंतखाबी मुहिम मुअत्तल की गई थी, लेकिन चंद दिन जब गुजर गए तो फिर इंतखाबी मुहिम फिर से बहाल हुई। तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं ने बरतानिया के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और जो सिक्योरिटी का सवाल अहम हो गया था उसकी तरफ से तवज्जो हट के एक बार फिर बुनियादी मसाइल की तरफ आई। लेकिन अब कंजर्वेटिव पार्टी ने लंदन में हमले के बाद फिर से इंतखाबी मुहिम को मुअत्तल कर दिया है। दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं की जानिब से लेबर पार्टी, लिबरल डेमोक्रेट्स और जमातों के रहनुमाओं की जानिब से इस हमले की मजम्मत की गई है और इसको इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द हमला करार दिया गया है। Absolutely shocked and horrified at what happened, looking at the pictures of people running, frightened, police running in the other direction to try and help and save lives, and then our brilliant paramedics, ambulance crews and fire service crews all getting on the scene to help. This is a dreadful terrorist attack. It's taken yet more lives in this country. We won't be campaigning nationally during today, but we'll be resuming later on because I think it's important to give a message that democracy must prevail. I can't recall any other election when there's been anything like this. This has got to be the worst. I hope it will not disrupt our process because we have to have a democratic process, but I also hope we'll reflect on the need to have sufficient police officers on our streets, but also sufficient intelligence to look at the terrorist threat. But in response, as in Manchester, all communities must come together. Our strength is the strength of our community unity. That was shown in Manchester straight after the horrible event there, and I'm sure it'll be exactly the same in London. लंदन को पहली बार दहशतगर्दी का निशाना नहीं बनाया गया। 7/7 धमाके जो कि 2005 में किए गए, उसमें बस और ट्रेन को निशाना बनाया गया। 50 से ज़्यादा अफराद उसमें जम बहक हुए थे। उसके कई बरस के बाद पार्लियामेंट के करीब एक शख्स ने कार से लोगों को कुचल दिया और वो हमला ख़तरनाक हो सकता था, लेकिन हमलावर मारा गया। उसके बाद चाकू के हमलों के कई वाक़यात लंदन में हो चुके हैं। इन वाक़यात के बाद तकरीबन हर रोज़ लंदन में एक शख्स को गिरफ्तार किया जा रहा है। लंदन के मेयर सादिक खान के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है। लंदन के इस वाक़े के बाद उन्होंने कहा है कि हमला बुज़दिलाना है। लंदन के मासूम शहरियों पर बुज़दिलाना हमला किया गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी सर्विसेज पर भी भरपूर एतमाद है। सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से दहशतगर्दों को बर वक्त मार देना एक बड़ी कामयाबी है और उनका कहना था कि लंदन को महफूज तरीन शहर बनाए रखेंगे और दहशतगर्दों को कामयाब नहीं होने देंगे। Well, there aren't words to describe the grief and anger that our city will be feeling today. I'm appalled and furious that these cowardly terrorists would deliberately target innocent Londoners and bystanders enjoying their Saturday night. There can be no justification for the acts of these terrorists, and I'm quite clear we will never let them win, nor will we allow them to cower our city or Londoners. The emergency services reacted heroically and brilliantly last night. Not only did they tackle the terrorists, but they helped the injured, and as a result of their swift action, few people have died than would otherwise be the case, but also the severity of the injuries are less bad than they could have been. For the last few years now, the threat level has been severe, and that's across the country. That means an attack is highly likely. In the immediate days following the Manchester attack, it was raised to critical because the police and experts were still pursuing line of inquiries and they weren't sure if other people were involved in the attack in Manchester. And critical means an attack is imminent. They've reduced it to severe, but it's still at a very high level. That means an attack is highly likely. That's why all of us have a responsibility to be vigilant. If we see anything suspicious at all, please report it to the authorities and the experts. But over the course of today and the next few days in London, you'll be seeing an increased police presence, some of it armed officers, some of it
uniformed officers, some of it plainclothes officers, all working incredibly hard to keep us safe. दहशतगर्दी के इन वाक़यात से बरतानिया में और अब ख़ास तौर पर लंदन में इंतखाबी मुहिम कितनी मुतासिर हुई है। लोगों के जहन में एक बार फिर ये सवाल आ गया है कि दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन शहर, जिसको दुनिया का कैपिटल भी कहा जाता है, वर्ल्ड्स कैपिटल कहलाया जाता है लंदन, वहाँ पर सिक्योरिटी मसाइल किस तरह से बढ़ रहे हैं और इंतखाबात वाले दिन सिक्योरिटी का आलम क्या होगा। इस बारे में देखिए जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वदूद मुश्ताक की रिपोर्ट। इस दहशतगर्दी के वाक़े के बाद इंतखाबात की सूरत हाल पे तो हम इस फौरी तौर पे यहाँ पे इंतखाबात के बाद जो है तकरीबन कोई 10 घंटे के बाद तमाम बड़ी पार्टियाँ, जिसमें टोरी पार्टी, जिसमें लेबर पार्टी, स्कॉटिश नेशनल पार्टी, लिबरल डेमोक्रेट और बाकी जितनी जमातें हैं, उन्होंने इस इंतखाबी मुहिम का जो है वो उन्होंने मुअत्तल कर दिया। और अभी आपने देखा कि मैनचेस्टर के उस अफसोसनाक वाक़े के बाद ये मुहिम अभी जो है वो शुरू ही हुई थी कि ये तीसरा वाक़या जो है वो बरतानिया में पैदा ये वाक़या हुआ और इस वाक़े के बाद लोगों में एक गम गुस्से और रंज का जो है वो एहतमाल सामने आया और जो इंतखाबी गहमा गहमी थी उसमें भी एक फ़र्क महसूस किया गया। और अब तक जो सूरत हाल सामने आई है उसके मुताबिक लोगों के अंदर ये एक सवाल पैदा हो रहा है कि क्या इस सूरत हाल में इंतखाबात अगर जारी रहते हैं तो क्या इतने लोग वोटिंग के लिए बाहर आ सकेंगे, या इतने लोग वोटिंग के लिए अगर आते हैं तो उनकी सिक्योरिटी का क्या जो है वो यकीनी बनाया जाएगा, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह यकीनी बनाया जा सकेगा। और इसके अलावा जो इंतखाबात की जो मजमूई सूरत हाल है वो बरतानिया में शायद इस इंतखाबात के दौरान पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है। लंदन में एक बरतानवी फौजी की हलाकत का वाक़या भी कुछ बरस पहले पेश आ चुका है। ली रिग्बी, जिनको बरतानिया में लंदन में एक सड़क पर कत्ल कर दिया गया था। इस लंदन वाक़े के बाद बरतानिया के हर शहर में लोग खौफजदा हैं और तशवीश का शिकार हैं। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि वो ऐसे किसी भी वाक़े की मजम्मत करते हैं और उनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि इंतहा पसंदी के इस नासूर को ख़त्म किया जाए, जो कि लंदन में दहशतगर्दी और बरतानिया के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी के वाक़यात का सबब बन रहा है। दिन का हादसा आज सुबह को मैंने सुना तो दिल टूट गया, बहुत दिल टूट गया। पहले मैनचेस्टर में हुआ तो हफ्ते पहले छोटे छोटे मासूम बच्चे गुजर के और हस्पताल में अभी तक हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन है। और अब लंदन में हुआ है और इट्स हार्ट ब्रेकिंग। ये खुली दहशतगर्दी है, ये लोग जिन्होंने भी मारा है, ना इनका कोई दीन है ना कोई मज़हब है। ये लोग जिस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं लोगों को, जिस तरीके से मार रहे हैं, जिससे टोटली इसका कोई भी जवाज़ नहीं बनता कि इंसान से कोई जवाज़ पैदा करे, इस मकसद से मार रहे हैं। मेरे ख्याल से हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, यही हम सब के लिए सही है। बाकी ये हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते क्योंकि हम अल्टीमेटली वी सपोर्ट टू ईच अदर। बहुत ही गलत हुआ है ये, ख़ास करके हम जैसे लोग यहाँ पे रह रहे हैं और अगर ऐसे वाक़यात होते हैं, लास्ट भी जो अटैक हुआ था उसमें मुस्लिम्स आए थे, तो ये हम ब्रिटिश पाकिस्तानी मुस्लिम्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। Devastating that people just think can go to public spaces where they think they're public safe spaces for the family and things like this can happen. बाज़ ऐसे अनासर हैं जो इस चीज़ को समझते नहीं हैं। एक दो इंसिडेंट अगर हो जाएं तो वो कहते हैं कि कामयाबी है, लेकिन ये कामयाबी नहीं है, ये उनकी हार है। I don't think they have a cause to do it. I think they just want power and it's just not the right way to go about it. दुश्मन के आगे हथियार तो नहीं डालना चाहिए। You have to be strong. और उनको दिखाना चाहिए भी हम लोग नहीं डरते। मुझे लगता है ये स्टेज्ड है, जैसे पहले एक मैनचेस्टर में हुआ, अब ये इधर लंदन में हुआ। ये ऐसा लगता है ये मिलान करने की कोशिश है मुस्लिम कम्युनिटी को। मुर्तज़ा, लंदन कई मरतबा दहशतगर्दी का निशाना बना है और मार्च में जो वाक़या हुआ था पार्लियामेंट के बाहर, उसके बाद सिक्योरिटी सख्त की गई थी, कई लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है उस वाक़े से लेकर अब तक। तो फिर इस तरह का वाक़या जो कि पहले से ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से किया गया है, पहले से ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से किया गया है, सिक्योरिटी एहलकार, सिक्योरिटी इदारे इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं? ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? वो भी उस वक्त हुआ ये वाक़या जब इंतखाबी मुहिम एक बार फिर अपने उरूज पर। वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर आज एक कोबरा मीटिंग की, उन्होंने सदारत की और उसके बाद उन्होंने ये ऐलान किया है कि जो इलेक्शंस हैं वो एज़ पर स्केड्यूल होंगे, यानी 8 जून को होने वाले जो आम इंतखाबात थे वो अपने स्केड्यूल के मुताबिक होंगे। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सिवाय एक पॉलिटिकल पार्टी UKIP के, बाकी जितनी भी जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव
स्कॉटिश नेशनल और दीगर पार्टीज़ ने जो इलेक्शन सस्पेंड कर दी थी, आज सुबह सब पार्टीज़ की तरफ से अनाउंसमेंट आई कि दहशतगर्दी की ताज़ा तरीन वारदात के बाद जो इलेक्शन जो उसको वो सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन इस बात का अंदाज़ा किया जा रहा है कि शायद तकरीबन आज शाम या कल तक जो सस्पेंशन है उससे जो सस्पेंशन ख़त्म होगी और ये दोबारा कैंपेनिंग शुरू हो जाती है। जो पूरा पर्पज़ है वो यही है कि किसी भी तरह जो दहशतगर्दी के ज़रिए जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको रोका जाए। लेकिन इस पर तकरीबन सारी पार्टीज़ का इत्तफाक है कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको चलना चाहिए और दहशतगर्दों के जो अज़ाइम हैं उनको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे ने सिक्योरिटी मेजर्स के हवाले से उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि जो तीनों अटैक्स हैं, इससे पहले मैनचेस्टर का, वेस्टमिंस्टर का और लंदन ब्रिज का, उनके दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। लेकिन उनका ये कहना है कि ये कॉपी कैट स्टाइल एक नया दहशतगर्दी की एक नई वारदात उन्होंने कहा कि है जिसके पीछे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है इस्लामिस्ट टेररिज्म का। और ख़ास तौर पर थेरेसा मे ने यह कहा कि इस्लाम का और जो इस्लामिस्ट जो आइडियोलॉजी है जो दाइश, आइसिस और अलकायदा और तालिबान वाली है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि वो उसको उन्होंने इस्लाम की परवर्जन कहा। उनका ये कहना है कि इन सारे मामलात का जो इम्पोर्टेंट उन्होंने बात कही है वो ये है कि इन सारे जो दहशतगर्दी की वेव चली हुई है इसका जो मिलिट्री सोल्यूशन उनका कहना है कि काफ़ी नहीं है, इसके और बहुत सारे ज़रिए। और उन्होंने क्लियरली इंडिकेट किया है कि इसके लिए जो जिन लोगों ने ये अटैक्स किए वो प्रिपेयर्ड थे और ख़ास तौर पर उनकी ज़हनी ग्रूमिंग हुई थी, वो उन्होंने ट्रेनिंग भी उनके पास थी, ग्रूमिंग भी थी। लेकिन इसके बाद ज़रूरी बात उन्होंने ये की कि इसके लिए उनको जो सोशल मीडिया और जो ऑनलाइन उनकी जो रेडिकलाइजेशन हुई थी, और इसी हवाले से जो बरतानवी जो एजेंसीज़ हैं वो उन लाइन्स पर अब सोच रही हैं कि किस हवाले से इफ़ेक्टिवली जो डिस्टर्ब किया जाए इन प्लॉट्स को। आज ये कहा भी गया है कि पिछले 3 महीनों में 5 एक्टिव ऐसे प्लॉट्स थे कि जिनको हुकूमत ने जो बरतानवी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उन्होंने रोका है, लेकिन 3 जो दहशतगर्दी की बड़ी वारदातें हो गई हैं। और इसके बाद पूरा जो सिक्योरिटी का जो अप्रोच थी उसको सारे को अब रिव्यू किया जा रहा है, इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि दहशतगर्दी की वारदात दोबारा ना हो। मुर्तज़ा अली शाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैनचेस्टर धमाके में मारे गए अफराद के लवाहिकीन से इजहार यकजहती और ज़ख्मियों का गम बांटने के लिए एक बार फिर मैनचेस्टर में बड़े कॉन्सर्ट का एहतमाम किया जा रहा है। इसके लिए पहले ही सिक्योरिटी सख्त की गई थी, लेकिन अब लंदन वाक़े के बाद यहाँ सिक्योरिटी मज़ीद बढ़ा दी गई है। इन हालात के बारे में देखिए मैनचेस्टर से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तनवीर खटाना की रिपोर्ट। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं ओल्ड ट्रैफर्ड के ग्राउंड के पीछे। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड, ये जो क्रिकेट का ग्राउंड है, इसके बाहर हम मौजूद है जहां पे एरियाना ग्रांडे कल परफॉर्म करने वाली है। इस वक्त सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा सख्त है, हमें इसके करीब बिल्कुल भी जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पर पुलिस ने कॉर्डन ऑफ किया हुआ है और जैसे कि आपको मालूम है कि लंदन में भी एक ऐसा ही वाक़या हुआ है जिसके पेश नज़र अब तो सिक्योरिटी की हालात जो है बहुत ज़्यादा सख्त कर दिए गए हैं। इसके अलावा भी आज मैनचेस्टर में रॉबी विलियम्स का एक कॉन्सर्ट था। रॉबी विलियम के कॉन्सर्ट में भी तकरीबन 50,000 के करीब लोगों ने शिरकत की थी। ये जो कल का कॉन्सर्ट हो रहा है आरियाना ग्रांडे का, इसमें ना सिर्फ आरियाना ग्रांडे बल्कि रॉबी विलियम्स, उशर, मिली साइरस, जस्टिन बीबा और इसके अलावा भी बहुत से दीगर जो गुलकार हैं वो यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। उन लोगों के लिए जो 22 लोग जो हैं मंडे के दिन हलाक हुए थे बम धमाके में, और ये जो बम धमाका हुआ था ये बम धमाका मैनचेस्टर अरीना में आरियाना ग्रांडे के कॉन्सर्ट के दौरान हुआ था, जिसमें सलमान अबेदी नाम का एक खुदकश बमबार था जिसने धमाका किया था, जिसमें तकरीबन 120 के करीब जो लोग थे वो शदीद जख्मी हुए थे, जबकि 22 के करीब जो लोग थे वो हलाक हो गए थे। और ये जो अब कॉन्सर्ट होने जा रहा है आरियाना ग्रांडे का, ये जो कॉन्सर्ट हो रहा है कल यहाँ पे होगा ये कॉन्सर्ट तकरीबन 6 बजे के करीब, और इसमें 55,000 के करीब लोगों को जो है वो उनको वो आएंगे, उनकी आमद मुतवक्को है। और तकरीबन 6 मिनट के अंदर, जब ये कल परसों के दिन जब ये टिकट ऑनलाइन सेल पे गए थे तो ये 6 मिनट के अंदर तकरीबन 55,000 जो टिकट थे वो फरोख्त हो गए थे, यानी कि ये इतनी जल्दी जो है टिकट जो है वो फरोख्त हुए थे। आरियाना ग्रांडे के हवाले से हम जो आपको बता रहे हैं कि आरियाना ग्रांडे के इस कॉन्सर्ट से जितनी भी रकम हासिल होगी, जितने 22 लोग जो हलाक हुए हैं और जितने भी लोग जख्मी हुए हैं, ये जितनी भी बेनिफिशरी रकम है ये सब उन लोगों को जाएगी। और जितने भी बाकी दीगर गुलकार भी आ रहे हैं, जिसमें जैसे कि आपको पहले बताया कि उशर आ रहे हैं, रॉबी विलियम्स आ रहे हैं, मिली साइरस आ रही हैं और जस्टिन बीबा, आरियाना ग्रांडे, और इसके अलावा भी दीगर ब्लैक आइड पीस, इसके अलावा भी बहुत से दीगर जो गुलकार हैं वो यहाँ पे कल परफॉर्म करने वाले हैं। सिक्योरिटी के खासे कड़े इंतजाम
इंतजामात किए गए हैं। इसके अलावा भी पुलिस की जानब से यह हदायत जारी की गई है कि वो स्नैप चेकिंग भी करते रहेंगे। तनवीर खटाना, चीयर न्यूज़, मैनचेस्टर। प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। के बाद एक बार फिर खुशामदीद। मैनचेस्टर हमले में मारे गए अफराद की याद में रखे गए फूल अभी मुरझाए भी नहीं थे कि लंदन में होने वाली दहशतगर्दी की एक और वारदात ने बरतानिया के अलावा यूरोप भर में लोगों के दिल दहला दिए हैं। यहाँ मैनचेस्टर में सेंट आन स्क्वायर मैनचेस्टर हमले में मुतासर होने वाले अफराद, इसमें मारे जाने वाले अफराद की याद का मरकज़ बना हुआ है। और हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा, मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट सज्जाद करीम साहब, और लेबर पार्टी के रहनुमा अफजल खान साहब। उनसे बात करते हैं। सज्जाद साहब, अफजल साहब, दोनों का बहुत शुक्रिया। पिछले 3 माह में 3 मरतबा दहशतगर्दी हुई। मार्च में लंदन में वाक़या हुआ, मई में मैनचेस्टर को निशाना बनाया गया, और अब एक बार फिर लंदन में दहशतगर्दी हुई है। क्या हम ये कह सकते हैं कि ताल्लुक़ है दहशतगर्दी के इन वाक़यात का आपस में? Well, first of all, the thoughts and prayers of everybody are with the victims and indeed those people who have suffered as casualties and all of their families at this moment in time who must be going through the most awful agony and pain and anguish. It is right that, as the Prime Minister stated today, we have now suffered the 3rd terrorist attack here in the United Kingdom, London, Manchester, and now back in London again. What is also clear, based upon the information we have at present, is that these 3 attacks are not connected. These are 3 independent attacks that have been carried out. What is also becoming clear, and I make this comment whilst police investigations are still ongoing, however, is that this most latest horrific attack that has been carried out in London has been carried out by people who were not on the radar of our intelligence, and so this is a particularly concerning point as well. But the starting point must be that all of our thoughts are with those people who have suffered in this latest horrendous attack. अफजल साहब, आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें अफसोस है जो ये एक और हादसा हुआ है, इतने छोटे स्पेस में 3 हादसे होना। तो ये बात तो सजाद भाई की सही है कि ये कनेक्टेड नहीं है, हादसे 3 मुख्तलिफ हैं, लेकिन रिज़ल्ट सेम है। वो यही है कि टेररिस्ट जो हैं उन्होंने अटैक किया है और ये इस तरह का जानी नुकसान हो रहा है। ये अनप्रेसिडेंटेड है, इतने शॉर्ट टाइम में इतने ज़्यादा हादसे होने। अफजल साहब, क्या इंतखाबी अमल से, इंतखाबी मुहिम से इसका कोई ताल्लुक़ हो सकता है? क्या ये इंतखाबात को सबूतास करने की कोशिश हो सकती है इस तरह के दहशतगर्दी के वाक़े? अभी तक बात ये क्लियर नहीं हो रही। कुछ लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये भी अजीब चीज़ है ना कि इतने छोटे टाइम के अंदर जब इंतखाबी मुहिम चल रही है तो इस तरह के हादसे होने, क्या ये सोच तो नहीं है? लेकिन एक बात एब्सोल्युटली क्लियर है, दोनों मेन पार्टी जो हैं, लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी, इस बात पे मुत्तफिक हैं कि हम इस तरह के किसी चीज़ को सक्सीड नहीं होने देंगे। जो हमारी ज़िंदगी का अमल है जारी रहेगा और इसी तरह इलेक्शन भी जारी रहेगा। हम कभी भी टेररिज्म को इस तरह विन होने नहीं देंगे। सब इलेक्शन को सबूताज करने की कोशिश हो सकती है। Well, that was quite clearly in the minds of these people when they planned the timing of this particular attack. It is no coincidence that it is a matter of days before a general election is due to take place. But as Afzal has just said, it is absolutely right that we stand resolute in the face of this terrorism. You know, these people are of a certain mindset, and whether they attack us in Peshawar or Paris, in London, in Manchester, in Madrid, in Lahore, wherever they may strike us, we will stand as one to face them. They are of a particular mindset, and therefore we must stand united to face them. We will not allow them to dictate to us the terms upon which we will live our lives. We cherish our freedom, and we will stand absolutely as one to protect that. सजाद साहब, जब मैनचेस्टर में हुआ धमाका 22 मई को, तो फिर इंतखाबी मुहिम पर असर पड़ा, सस्पेंड कर दिया गया। अब भी एक दिन के लिए इलेक्शन कैंपेन सस्पेंड की गई है। कितना इससे नुकसान होगा इलेक्शन कैंपेन को, और फिर फियर फैक्टर तो होता है लोगों को? Well, the election campaign suspension is right. We have suffered fatalities and casualties and a type of attack which is the most horrific in nature that you could imagine.
been, both here in Manchester and in Liverpool. So it is right that we must, out of respect, stop political activities. But as your viewers can see, ordinary life is carrying on in Manchester. It is carrying on in London. We will not allow these terrorists to defeat us. अफजल साहब, आप तो इलेक्शन में हिस्सा भी ले रहे हैं, तो कितना नुकसान होता है फिर इंतखाबी मुहिम को अगर एक दिन के लिए भी मअतल हुई, क्योंकि अब बहुत कम वक्त रह गया है बताने का आम इंतखाबात? नहीं, मैं इसको इस नज़र से नहीं देखता। मैं समझता हूँ कि रिस्पेक्ट जो है ये प्रायोरिटी है जो विक्टिम्स हैं। जहाँ तक इलेक्शन की मुहिम का तल्लक है तो दोनों मेजर पार्टीज़ एक जगह पे खड़ी हैं, तो जो फ़ायदा है या नुकसान है वो बराबर का है। अगर हम कैंपेन नहीं लेबर वाले कर रहे तो कंजर्वेटिव वाले भी तो नहीं कर रहे, तो आई थिंक उस नुक्ते से हमें नहीं देखने की ज़रूरत। बस सिंपली सिविलाइजेशन का पॉइंट है कि इतनी जानी नुकसान हो रहा है तो वी शुड पे दैट रिस्पेक्ट। सजा साहब, लोगों में हौसला तो है, लोग हिम्मत का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इलेक्शन वाले दिन और इलेक्शन से पहले अगर लोगों में खौफ होता है एहतियात के पहलू से, तो फिर वोटर टर्नआउट पे फ़र्क पड़ सकता है। और अगर इस तरह के वाक़यात की वजह से वोटर टर्नआउट पर फ़र्क पड़ता है तो उसका किस जमात को नुकसान या फ़ायदा ज़्यादा हो सकता है? We must not underestimate the determination of people. Your channel broadcasts from Pakistan. The people of Pakistan have carried the heaviest burden on behalf of the international community, sometimes on very weak shoulders, and their resolve was not broken. Every attack that was carried out against the people of Pakistan strengthened their resolve, and it is the same with British people. We are strong and we are resolute. We are going to face them. They are not going to affect our way of life, and they are not going to affect our democratic structures. Out of a point of respect, we have suspended campaigning. The elections will and must go ahead, and our public will be strong in the face of these attacks. वोटर टर्नआउट पर क्या फ़र्क पड़ेगा? आई थिंक एक्चुअली फ़र्क शायद दूसरी तरफ पड़े कि कम होने के बजाय ज़्यादा निकलें। बहुत प्राउड लोग हैं यहाँ के जो रहते हैं, वो रेजोल्यूट हैं, सोलिडारिटी को समझते हैं और इस बात को भी समझ रहे हैं कि जो टेररिस्ट हैं ये क्या करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप ये समझें कि कम हो गए, शायद शरह बढ़ जाए। और दूसरी बात अल्टीमेटली ये है कि वो समझते हैं कि जनरल इलेक्शन एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जिसमें सिर्फ टेररिज्म की बात नहीं है, मुख्तलिफ शोबे हैं जिसको उन्होंने गौर व फिक्र करना है। जो मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं उनका मैनिफेस्टो क्या है और उस पर फैसला देना है और उस पर इम्पैक्ट होगा पब्लिक को। तो आई थिंक अल्टीमेटली आप देखेंगे कि शरह कम नहीं होगी, शायद ज़्यादा हो। अफजल साहब, लंदन में जो वाक़या हुआ लंदन ब्रिज पर वॉक्सल के इलाके में, इसके बाद थेरेसा मे ने सख्त पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि इनफ इज़ इनफ, और एक बात उन्होंने और कही कि बरतानिया में इंतहा पसंदी के लिए जो बर्दाश्त की सतह है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये कितना सख्त मैसेज है इन हालात में इस हिसाब से? मैं तो इससे ये कहूँगा, पहले क्यों नहीं कहा गया भाई? हमें ज़ीरो टॉलरेंस शो करना चाहिए टेररिज्म को। जैसे आपने देखा है कि दुनिया भर में किस तरह हो रहे हैं, सिर्फ यही नहीं हो रहे, तो हमें इसकी ज़ीरो टॉलरेंस शो करना चाहिए। हमें कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करना चाहिए, हमें दूसरे लोगों के साथ मिल कर रखना चाहिए। जैसे कि पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कुर्बानी तो पाकिस्तान ने दी है। बिलियंस के हिसाब पे उन्होंने लॉसेस भी किए इकनॉमिक बेस पे, टेंस ऑफ थाउजेंड जानी नुकसान उनका हुआ है। इसी तरह हम इराक में देख रहे हैं, सीरिया के अंदर देख रहे हैं, दूसरी जगहों पे देख रहे हैं। तो हमें इस वक्त ये करने की ज़रूरत है ग्लोबल लेवल पे कैसे हम इस कोऑर्डिनेशन को करें कि हम सब इस जंग में एक जगह पे हैं। और इसका बुनियादी पॉइंट मैं समझता हूँ अल्टीमेटली इंसाफ की तरफ आएगा कि जितना ज़्यादा हम इंसाफ को फैलाएंगे उतना ज़्यादा अमन आएगा। प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। सजा साहब, बड़ा सख्त मैसेज है थेरेसा मे का, क्या मतलब हो सकता है ऐसे मौके पे उनके इस तरह के पैगाम? Well, I think it's right and essential that the Prime Minister of the United Kingdom at this moment in time provides several messages. First of all, she provided a message that the United Kingdom will stand absolutely united and as one, and the main opposition leader, Jeremy Corbyn, came and said exactly the same thing. So that is the starting point that we take. But secondly, we have to be absolutely clear. We do have a very real problem on our hands here today in the United Kingdom. And both of the main political parties are absolutely united on this point. And we hope that we will not see any further attacks carried out in the coming days or weeks or months even. But of course, there needs to be a coordinated effort today to make sure this does not happen again.
सज्जाद साहब, ये कहा जा रहा है कि जो भी फसाद की जड़ है, जो दहशतगर्दी का नासूर है, इसके पीछे इंटरनेट भी है और ये कहा जा रहा है कि ये इन बुराइयों की जड़ इंटरनेट है। तो क्या इस इंटरनेट के अलावा फिर टेलीफोन की भी बात हो रही है, तो सर्वेलेंस बढ़ाना, सख्ती करना, ये इसका एक तरीका हो सकता है इसको कंट्रोल करने का? और क्या यही वजह है या फिर कोई और रीज़न है जिसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही है? Two issues. First of all, you have the dissemination of propaganda materials through the internet carried out by operators who cloak themselves in the flag of ISIS or ISIL or whatever it may be, and people being able to access that content. That is a very dangerous thing. Secondly, the ability of these terrorists to use modes of modern communication in a way that cannot be traced is something which leads to a security issue for the normal general public in the United Kingdom. And therefore, at some stage, we have to strike a balance between the norms and freedoms for our society, for our everyday citizens, but at the same time, we have to close those avenues that are clearly being utilized by people in order to communicate in a way that then allows them to plan and carry out this sort of destructive act. But are you in a position to say कि क्या रीज़न है इस दहशतगर्दी की? I think there's a whole host of reasons as to why we are seeing what we are seeing, but the question you actually asked me was about the use of the internet and whether the internet in itself is leading to a rise in terrorism. No, but the internet is one vehicle which is being utilized, but not only the internet, other forms of modern communication as well, which particularly have encryption attached to them. Those are being abused and are providing a hiding place to these people, and that has to be stopped. आई थिंक सिंपल पॉइंट तो यही कह सकते हैं, सजाद भाई ऑन राइट ट्रैक पे हैं कि एक कॉम्प्लेक्स एरिया है। मैं सिक्योरिटी डिफेंस का एरिया काम करता हूँ। हमें देखने की ये ज़रूरत है कि ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, इसके बहुत से फ़ायदे भी हैं, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट भी है। तो ये हम देख रहे हैं, जब किसी चीज़ को भी अब्यूज़ किया जाता है तो उसको किस तरह हमने कर्टेल करना है, मैनेज करना है, और जो बैलेंस हमें ज़रूरत है सिविल लिबर्टी का, उसको संभालने की जो ज़रूरत है, ये वो सब टेंशन्स हैं जिसे हमें रिजोल्व करने की ज़रूरत है। लेकिन जो की पॉइंट अल्टीमेटली हमें आना पड़ेगा वो यही है कि क्या कोजेज़ हैं जो इन लोगों को यहाँ के लेके जा रहे हैं, तो उन कोजेज़ को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स चीज़ें होंगी, एक चीज़ नहीं होगी कि भाई एक इंटरनेट ही है, और भी चीज़ें हैं, ये व्हीकल्स हैं, लेकिन कोजल जो पॉइंट है उस पर भी हमें जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हम कैसे इसको ख़त्म कर सकते हैं। आखिर में आप दोनों मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट हैं, यूरोप में आपने भरपूर नुमाइंदगी की है, बरतानिया की, और कई आलमी सतह पर इन मामलात को देखा है। जेरेमी कॉर्बिन ने यहाँ पर कहा, सज्जाद साहब आपके इल्म में, अफजल साहब, के खारजा पॉलिसी से भी ताल्लुक़ है, उसमें जो इक़दाम किए जा रहे हैं उसकी वजह से भी वाक़यात हो रहे हैं। क्या वाकई खारजा पॉलिसी का अमल दखल है? क्या वो वजह है इस तरह के वाक़यात बरतानिया के अंदर होना दहशतगर्दी के? Well, this is really a matter of opinion, and the debate is taking place on both sides. I have been asked this question on numerous occasions now by various media outlets. I think it's important to understand this, that when people put forward an allegation that this is a response to British foreign policy, then one has to ask, when they carry out these attacks in Iran, when they carry out these attacks in Afghanistan, in Pakistan, in India, in Bangladesh, in Indonesia, throughout the world, is that also because of British foreign policy? No, it isn't. And the fact of the matter is this: these people are all working, these terrorists, they are all working to one agenda, sometimes in very tightly knit networks, sometimes in very loosely knit networks. And regardless of what our positioning may be, they have only one purpose to their actions, and that is to try and destroy us and our way of life. We will not allow them to do that. And as I said before, whether they attack us in London or Lahore, Manchester or Madrid, Paris or Peshawar, we must stand as one, because they stand as one when they choose to attack innocent people. अफजल साहब, खारजा पॉलिसी का अमल दखल है क्या? आई थिंक इसकी समझने की ज़रूरत इस पॉइंट को इस तरह है कि डायरेक्ट आप कह सकते हैं भाई, जैसे सजाद भाई दलाइल दे रहे थे, तो अपनी जगह पे वो बरहक है, लेकिन जो असल पॉइंट है, इसके नीचे पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि मुख्तलिफ जो टेररिस्ट तंजीमें हैं, ये इस तरह के कोज़ोज़ को इस्तेमाल करते हैं रिक्रूटिंग सार्जेंट के तौर पे।
तो ये वो नुक्ता है। तो जो कोजेज़ हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे पुराने कोजेज़ हैं, आप कह सकते हैं कि फ़लस्तीन का है, कश्मीर का है, ये जेन्युइन कोजेज़ हैं। और ये जो लोग हैं इन कोजेज़ को इस्तेमाल करते हैं एज ए व्हीकल टू रिक्रूट करने के लिए। तो ये फिर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इन कोजेज़ को हल करें, क्योंकि वैसे भी इंसाफ का तकाजा है, और फिर ये इसको लोग ये इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे एज ए टूल। तो ये वो चैलेंजेस हैं हमारे लिए जिसको हमें डील करना है। ये एक ख्याल किया जा रहा है कि ब्रेग्जिट के बाद दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो एक्सचेंज है इंटेलिजेंस की, उसमें कमी होगी, तो उससे क्या नुकसान होगा बरतानिया को अपनी सिक्योरिटी मेंटेन करने में, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ इक़दाम करने में? नहीं, ये जो नुकसान है ये डिफरेंट टाइप की पॉइंट है। ये पॉइंट ये है कि किस वक्त हम यूरोपियन यूनियन के अंदर हैं तो हम सब मिल के कोऑपरेशन करते हैं, हमारी शेयरिंग है बहुत चीज़ें। तो सवाल ये है कि अगर ब्रेक्सिट होगा तो फिर ये रिलेशनशिप जो है इंटेलिजेंस की, इसमें क्या होगा? इसमें हमारा भी नुकसान होगा और उनका भी नुकसान होगा, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो नेचुरली हमें इसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी और मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये नुकसान ना हो। कितना नुकसानदेह हो सकती है सजाद साहब ये बात कि इंटेलिजेंस शेयरिंग कम हो जाए यूके के यूरोपीय यूनियन से निकल जाने के बाद? The sharing of intelligence today between partner countries is absolutely vital. Of course, within the European Union, we have a particular setup which works really quite well at this moment in time. And our country, the United Kingdom, is a major contributor to that. But of course, the intelligence sharing is on a much wider basis. It is today being challenged. We saw very recently how relations between ourselves and the United States of America became somewhat strained as a direct result of leakages of intelligence that were taking place. But so far as the European Union is concerned, we have not had any such experience. The sharing of intelligence is taking place. We hope that if Brexit is ultimately delivered, that part of our relationship will not be compromised, because ultimately all sides lose out, and when all sides lose out, it is the safety of our citizens that is brought into question. सजाद साहब, अफजल साहब, बहुत बहुत आप दोनों का शुक्रिया। बरतानिया में होने वाली दहशतगर्दी का वोटर टर्नआउट पर फ़र्क पड़ सकता है। अगर ये फ़र्क इस सूरत में पड़ा कि लोगों ने बड़ी तादाद में वोट कास्ट किए, लोग बढ़ चढ़ कर इन इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं, तो फिर ये बरतानिया, यूरोप और दुनिया भर के लिए एक हौसला अफजा पैगाम हो सकता है। प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। हमें मैनचेस्टर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।